प्रिय बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में प्रत्यावर्ती धारा, उसी में आज का जो वीडियो है उसमें हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम पहले ये देख लें अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ाया विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परपथ, जिसमें सबसे पहले हमने परपथ पढ़ाया था जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, और उसमें देखा था कि जो हमारी व्यय शक्ति थी वो सबसे अधिकतम थी। फिर उसके बाद फिर हमने देखा दूसरा जो परपथ हमने पढ़ाया था वो था जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। पहले में प्रतिरोध जुड़ा था, इसमें क्या था, प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा। तो उसमें देखा हमने रिजल्ट ये निकाला था कि उसमें व्यय शक्ति थी वो शून्य थी, अर्थात बहने वाली जो धारा थी वो हमारी बाटहीन धारा कहलाएगी या शक्तिहीन धारा कहलाएगी। इसी तरह से जो तीसरा हमने परपथ पढ़ा था वो पढ़ा था जब परपथ में कोई धारिता जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो व्यय शक्ति थी वो हमारी शून्य थी। तो इस तरह से हमने 3 परपथ पढ़े, और इन परपथों से पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान, इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, वर्गमान मूलमान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर 2 चीज़ें जुड़ जाएं, जैसे प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े हों, किसी परपथ में प्रतिरोध हो प्रेरकत्व हो, या प्रतिरोध हो और संधारित्र हो या धारिता हो, या प्रेरकत्व हो और धारिता जुड़ी हो, तो हमारे हमारे निष्कर्ष क्या क्या होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज देखते हैं जब परपथ में प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो देखिए सर्किट इसका इस टाइप का होगा, इसको देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा प्रेरकत्व और ये हो गया प्रतिरोध। इसको L और ये R, इसको हम शॉर्ट में LR सर्किट भी बोलते हैं। अब देखिए ये बहने वाली धारा आई, ये इस तरह से आई। अब जब इसमें धारा परिवर्ती धारा आई बहेगी, बहने वाली धारा को हम ले लेते हैं इस तरह से, I = I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा BL, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। BL प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको ही हम वोल्टेज बोलेंगे। ये वोल्टेज क्या होगा, ये होगा BL बराबर होगा I × ओमेगा L। ऐसे ही प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज ये होगा VR = I × R। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। लेकिन ये हमने देखा था BL जो होगा वो धारा से 90 अंश कला से आगे होगा। ये धारा I है, ये 90 अंश, और ये होगा BL। L परपथ में पढ़ा था। और यहां हमने देखा कि धारा भी इधर और BR, तो इस तरह से ये स्थिति होगी, धारा I BR, क्योंकि ये दोनों समान कलाम होंगे, और BL
इधर होगा, ये बी, ए करा। तो परिणामी वोल्टेज जो होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये वी आई बाहर, आई स्क्वायर बाहर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, और v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसमें हम v अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ये इसमें प्रतिरोध भी है और ये हमारा प्रेरण प्रतिघात भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित करेंगे या ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ये होगी हमारी प्रतिबाधा। अब कलांतर देख लेते हैं, इसमें देखिए परिणामी वोल्टेज और इसमें, तो देखिए tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर और आई इंटू अपॉन आई इंटू आर, तो ओमेगा एल अपॉन आर, तो ये tan फाई बराबर अपॉन आर, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये, इसकी जो वैल्यू होगी, फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 से अधिक और 90 से कम होगी, 0 से अधिक और 90 से कम, ये होगी फाई की वैल्यू। इसी के साथ साथ अब देखिए हमने प्रतिबाधा निकाल ली, ये निकाल ली। अब हम औसत व्यय शक्ति, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं शक्ति गुणा। देखिए कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर ये होगा वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी, ये होगा आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आर अपॉन जेड, और ये भी हम लिख सकते हैं इसको आर अपॉन जेड की वैल्यू ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो औसत व्यय शक्ति कितनी होगी, औसत व्यय शक्ति होगी इस परपथ में, औसत व्यय शक्ति एक चक्र के लिए पी वार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो ये हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड, और वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये पी होगा। ये व्यय शक्ति होगी, ये व्यय शक्ति न तो शून्य है और न अधिकतम है। इस चीज को हम ग्राफ से देख सकते हैं, देखिए ये तो होगी धारा, तीनों चीजें लेंगे पी वी आई, पी वी आई, तो इसमें देखिए यहां से ये स्टार्ट होगा, ये होगा वोल्टेज, तो टी
तो ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये पर माइनस, यहाँ दोनों माइनस होंगे तो पी, और ये इस तरह से इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ से भी यही रिजल्ट निकल रहा है कि ये न तो अधिकतम होगा और न शून्य होगा, और ये औसत व्यय शक्ति इस सूत्र से दी जाएगी। तो इसमें ये जो रिजल्ट निकले, एक रिजल्ट हमारा ये जेट का निकला, और ये भी निकला कि इसमें जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से फाई कला से अग्रगामी होगा। तो इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक सरल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक परपथ है, एलआर परपथ है, इसको एलआर परपथ भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें 5 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और उसमें 12 ओम का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, R बराबर 5 ओम और प्रेरकत्व ओमेगा एल बराबर 12 ओम। यह है हमारी प्रेरण प्रतिघात। तो जो जेड होगा वो होगा √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 144 169 बराबर 13। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया। इसमें ये चीज थी। अब देखिए अगला परपथ लेते हैं। अगला परपथ क्या होगा? जब परपथ में प्रतिरोध और धारिता जुड़ी हो। तो देखिए उसको हम कैसे समझेंगे? जिस तरह से हमने इसको समझा उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। देखिए ये प्रतिरोध है, सॉरी इस तरह से, और ये संधारित्र। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संधारित्र को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में जोड़ रहे हैं, कोई इसको धारिता को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये परपथ है। इस तरह से इसमें इसको R और ये C, इसमें VR और ये VC, बहने वाली धारा ये। अब देखिए मान लिया हमने, माना परपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा पहला समीकरण। अब देखिए प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित वोल्टेज आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू
वी आर इक्वल टू होगी आई इंटू आर। अब ये धारता है या संधारित है, धारता के सिरों पर आरोपित वोल्टेज तो V C इज इक्वल टू आई इंटू 1/ω/c। ये चौथा। अब हमें ये पता है इसमें दोनों समान कलाम होते हैं, धारा भी इधर और वी आर भी इधर। इसमें क्या होता है, धारा इधर और वी सी नीचे। परिणामी स्थिति ये होगी आई वी आर और वी सी। तो देखिए परिणामी वोल्टेज V स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये हो गया पांचवा समीकरण। तो V आई इंटू आर प्लस आई इंटू 1/ω/c का होल स्क्वायर। तो इसमें आई स्क्वायर बाहर ले लिया जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। तो V इक्वल टू आई अंडर रूट आर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर और V अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। इसको हम कहेंगे परपथ की प्रतिबाधा। ये सी आर परपथ की प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित कर लेंगे या इससे प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ऐसे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। ये कहलाएगी परपथ की प्रतिबाधा, सी आर परपथ की प्रतिबाधा प्रतिबाधा, सी आर परपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए इसमें देखिए अब हमें कलांतर चाहिए, तो देखिए tan फाई हम पहले निकाल लेंगे। tan फाई इज इक्वल टू ये होगा tan फाई ये वी सी अपॉन वी आर आई 1/ω/c आई इंटू, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/ω/c अपॉन आर। और फाई का मान वही होगा 0 से अधिक और 90 से कम। ये होगा 0 से अधिक और 90 से कम। अब देखिए दूसरी बात, इसमें ये हमने परिणामी वोल्टेज धारा से फाई कला से पश्चिगामी होगी। हमें यहाँ पे शक्ति गुणांक पर निकाल लीजिए, शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई बराबर, देखिए कॉस फाई कितना होगा वी आर अपॉन वी अर्थात आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड बराबर आर अपॉन जेड, और कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। ये हमारा शक्ति गुणांक हो गया। अब देखिए औसत व्यय शक्ति, औसत व्यय शक्ति P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
इंटू कॉस फाई और पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। ये औसत व्यय शक्ति होगी, ये न तो अधिकतम होगी, ये न तो अधिकतम होगी और न शून्य होगी। इस चीज को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ग्राफ इस टाइप से आएगा इसका, ये देखिए पी वी आई, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे आएगा टी, ये देखिए इसमें नीचे से स्टार्ट होगा, ये देखिए ऐसे, ये वोल्टेज होगा, ये धारा होगी। तो देखिए यहाँ पे ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो औसत व्यय शक्ति ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक, ये फिर ये तो ये हमारा था सीआर परपथ, जिसमें हमने प्रतिबाधा निकाली, कलांतर निकाला और इसमें शक्ति गुणांक निकाला और औसत व्यय शक्ति निकाली। तो इसमें हमने ये जो चीज़ें पढ़ी, इससे हमें न्यूमेरिकल्स करने में भी सहायता मिलेगी और दोनों में हम एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परपथ था और मैं उम्मीद समझता हूँ कि आपको ये परपथ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें अगला जो परपथ है जिसमें हमें देखना होगा कि जब परपथ में धारिता और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो क्या स्थिति होगी। देखिए उसका सर्किट इस टाइप से होगा, ये हमने ले लिया प्रेरकत्व और ये ले ली धारिता इस तरह से, और इसको हमने ये देखिए ये L है, ये C, इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो VL ऊपर की तरफ होगा VL, और इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो BC नीचे की तरफ होगा BC। परपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा ये I = I0 sin ओमेगा t। अब देखिए प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज ये होगा VL = I × ओमेगा। संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज ये क्या होगा V I × 1/ओमेगा c। अब देखिए यहाँ पर तीन स्थितियां पैदा होंगी, ये तो रही धारा, ये रहा VL और ये रहा VC, ये 90 अंश आगे और ये 90 अंश पीछे। अब देखिए पहली स्थिति ये होगी जब VL बड़ा हो VC से, तो क्या होगा, परिणामी वोल्टेज ऊपर की तरफ होगा और धारा इधर की तरफ होगी। ये V बराबर होगा VL - VC और ये 90। तो इसमें औसत व्यय शक्ति तो शून्य होगी और इसमें जो हमारा Z होगा वो हो जाएगा ω_L - 1/ओमेगा c, ये होगा, और व्यय शक्ति शून्य होगी, और वोल्टेज होगा वो धारा से 90 अंश कालांतर आगे होगा। दूसरा, जब VL छोटा हो VC से, तो स्थिति ये होगी I इधर और ये VC इधर, ये होगा V इधर VC - VL, और Z इसमें होगा Z
बराबर 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल। अब देखो तीसरी जो स्थिति होगी वो बड़ा अजीब होगी। तीसरी स्थिति जब VL बराबर VC, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इसमें एक स्थिति ऐसी पैदा होगी, इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय, और इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए इसमें स्थिति वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होगी वो होगी हाफ Li² और ये होगी हाफ Cv²। ये ऊर्जा एक दूसरे में बदलती रहेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी लोलक को गति कराते हैं, सरल लोलक को गति कराते हैं, ये स्थिति को। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इस स्थिति में यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी। तो इसको हम कहेंगे अनुनाद की स्थिति, अनुनाद होने लगेगा और उस अनुनाद की आवृत्ति जो आरोपित वोल्टेज है उसके बराबर होगी। तो वो हम आवृत्ति निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे I इंटू ओमेगा एल बराबर I इंटू 1/ओमेगा c। I से I कैंसिल हो गया, ओमेगा² इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC और 2πf बराबर 1/√LC। तो f बराबर 1/2π√LC। ये अनुनाद की आवृत्ति होगी। ये कहेंगे कि वैद्युत परपथ में दोलन होने लगे, जिसमें चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ये कहलाएगी अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति। 1f बराबर 1/2π√L/c। तो ये एक अन्य परपथों से ये परपथ थोड़ा अलग हटके हैं और इसको हमने आपने देखा और एक नई चीज इसमें हमने देखी। तो इस तरह से आज हमने परपथों के कॉम्बिनेशन पढ़े, दो परपथों के कॉम्बिनेशन पढ़े। अब इसमें जो एक जो इम्पोर्टेंट है परपथ जिसमें हम तीनों के लेंगे, तीनों के, वो कहलाएगा ऑल इन वन। तीनों चीजें ली जाएंगी, इसमें R भी होगा, C भी होगा और ओमेगा L भी होगा, L भी होगा। तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके वो कहलाएगा हमारा LCR परपथ। इसमें आपको होमवर्क ये है कि आप इसमें प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और प्रतिरोध के मात्रक क्या होते हैं और इनके विमीय सूत्र ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़। मैं आपको त्रिभुज के 4 भाग कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें हमने समरूपता सर्वांग समता के बारे में सीख लिया, थिल्स थ्योरम के बारे में सीख लिया, उसका कन्वर्ट सीख लिया। फिर हमने जो त्रिभुज में समरूपता की कसौटियां हैं वो सारी सीख ली, उस पर आधारित प्रश्न कर लिए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट जो त्रिभुज का भाग है वो करने जा रहे हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात का भुजाओं के साथ क्या संबंध होगा, ये आज हम देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे एक क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम आज चर्चा के क्या बिंदु हैं। पहले ये जान लेते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या है, इसे हम जानेंगे और फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल करेंगे और तत्पश्चात आपको अभ्यास कार्य और गृह कार्य मिलेगा, जिससे आप ये जांच कर सको कि हमने आज जो क्लास में पढ़ा वो कितना समझा और कितना हमारे माइंड में वो सेटल हो गया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय पहले जान लेते हैं क्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये है हमारी प्रमेय।
अब देखिए हमें क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज हैं, ये कंफर्म दे रखा है। हमने दो त्रिभुज बना लिए एबीसी और पीक्यूआर, कंफर्म है एबीसी किसके समरूप है, पीक्यूआर के। अब रचना क्या करना है, क्योंकि किसी भी प्रमेय को करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ती है। तो हमने ए से बीसी भुजा पर शीर्ष लंब डाला और पी से क्यूआर भुजा पर हमने लंब डाला। तो ये एएम बीसी पे लंब है और पीएन क्यूआर पे लंब है, ये हमने रचना कर ली। और अब हमें क्या सिद्ध करना है, जो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। यहाँ पर ए बी और पी क्यूब संगत भुजा है, बीसी और क्यूआर संगत भुजा है, और एसी और पीआर संगत भुजा है। और आप देख रहे हैं ए बी और पी क्यू के वर्ग के बराबर है, बीसी और क्यूआर के वर्ग के बराबर है, एसी और पीआर के वर्ग के बराबर है। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो हमने वही दोनों त्रिभुज जो बनाए थे वही यहाँ पर फिर प्रदर्शित किए हैं। त्रिभुज एबीसी है और पीक्यूआर है। क्योंकि आप जानते हैं दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, एक तो उनके संगत कोण बराबर हो और एक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो देखिएगा संगत कोण कौन से हो गए, कोण ए और कोण पी संगत कोण हो गए, कोण बी और कोण क्यू संगत कोण हो गए, और कोण सी और कोण आर ये आपके क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो ये आपस में बराबर होंगे। और संगत भुजाएं क्या होंगी, ए के सामने वाली भुजा बीसी, पी के सामने वाली भुजा क्यूआर, ये संगत भुजा होगी, इनका अनुपात। बी के सामने एसी, क्यू के सामने पीआर, उसका अनुपात। सी के सामने ए बी और आर के सामने पी क्यू, इसका अनुपात जो है वो एक बराबर होगा। क्योंकि ये समरूपता की दो कंडीशंस हैं। समरूप त्रिभुजों में ये आपको बच्चों बता भी देना है क्यों, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हमने क्या किया, त्रिभुज एबीएम और पीक्यूएन कंसीडर करें, यानी एबीएम ये वाला त्रिभुज और पीक्यूएन ये वाला त्रिभुज हमने कंसीडर किया। तो इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये तो कंफर्म है क्योंकि एबीसी किसके समरूप है, पीक्यूआर के समरूप है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये तो हमें पता है। अब कोण बी बराबर कोण क्यू, ये तो हमें पता है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये क्यों पता है, क्योंकि जो त्रिभुज हमें दे रखे हैं वो समरूप ही दे रखे हैं। m बराबर n कैसे आ गया, ये कोण m बराबर कोण n ये रचना से आ गया, क्योंकि प्रत्येक 90 है। ये m बराबर कोण n किससे है, रचना से। अब क्योंकि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के दो कोण समान हो गए, तो ए समरूपता कसौटी जो है उससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और बच्चों समरूप अगर दो त्रिभुज हो जाएं तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो हो गई एएम और पीएन इसका अनुपात, ए बी और पी क्यूब इसका अनुपात, एक हो गया बीएम और क्यूएन इसका अनुपात। ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 90 के सामने क्या आ रहा है, ए बी, यहाँ 90 के सामने क्या आ रहा है, पी क्यूब, तो ए बी और पी क्यूब का अनुपात। इस कोण बी के सामने क्या आ रहा है, एएम, और इस कोण क्यू के सामने क्या आ रहा है, पीएन, इसका अनुपात। और बची हुई दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं समानुपाती होती हैं। तो ये तो समरूपता की दो कंडीशंस हैं। अगर कोण बराबर होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा संगत भुजाओं का, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर हमने क्यों लिया था, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज पी क्यू आर के, ये तो इस वजह से हमने ले लिया। और ए एम अपॉन पी एन, ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन क्यू एन क्या क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने ये सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। अब क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब आगे देखते हैं। क्योंकि इस प्रमेय का संबंध एरिया से है तो दोनों त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। बच्चों ध्यान कीजिए, एरिया कैसे निकालते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू लंब, ऐसे ही तो निकाला जाता था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, बीसी, लंब क्या हो गया, एएम, यहाँ आधार क्या हो गया, क्यूआर, लंब क्या हो गया, पीएन। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार है बीसी और लंब है आपका एएम।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 BC इंटू AM। BC हो गया आधार और AM हो गया लंब। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल देखना है तो 1/2 QR तो हो गया आधार और ये जो PN है ये क्या हो गया लंब। तो 1/2 QR इंटू PN ये हो गया किसका क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल। अब आपने क्या किया इन दोनों का भाग लगा दिया। जब भाग लगाया तो 1/2 से 1/2 कट गया। आंसर क्या आ गया BC अपॉन QR इंटू AM इंटू PN। अब देखिएगा समीकरण 2 पे ध्यान दीजिए आप। BC अपॉन QR की वैल्यू क्या है जरा ध्यान से देखो आप। BC अपॉन QR की वैल्यू ये है AB अपॉन P क्यूब के बराबर। तो आपने BC अपॉन QR की जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह आपने लगा दिया AB अपॉन P क्यूब लगा दिया। इसके बाद AM अपॉन PN की वैल्यू जरा ध्यान से देखिए किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है AB अपॉन P क्यूब के। तो इसकी भी जगह भी आपने क्या लगा दिया, इसकी जगह भी आपने लगा दिया AB अपॉन P क्यूब। तो AB अपॉन P क्यूब और AB अपॉन P क्यूब दोनों मिला के क्या हो जाएगा AB अपॉन P क्यूब का वर्ग। क्योंकि बच्चों आप जानते हो A गुणा A क्या होता है, जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं और एक मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो AB अपॉन पी क्यू और AB अपॉन पी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों AB अपॉन पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका हो गया AB अपॉन पी क्यू का वर्ग। ये हमारा समीकरण 6 आ गया। समीकरण 2 को हमने दोबारा लिख लिया। अब AB अपॉन पी क्यूब की जगह क्या लगा सकते हो आप AC अपॉन PR। तो लगा दीजिए AB अपॉन पी क्यूब की जगह AC अपॉन, इसकी जगह आपने क्या लगा दिया AC अपॉन PR। और फिर AC अपॉन PR की जगह क्या लगा सकते हो BC अपॉन QR। तो इसकी जगह आपने क्या लगा दिया BC अपॉन QR। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है ये आप ध्यान से देखिए कि अगर दो त्रिभुज अगर दे रखे हैं कि समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल AR माने एरिया होता है बच्चों, ये समझ के रहिएगा। एरिया को शॉर्ट में आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं एरिया को। तो ये शॉर्ट नोटेशन है। तो AR से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों एरिया का जो अनुपात होगा अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। क्योंकि AB पे भी स्क्वायर आएगा PQ पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो ध्यान से बेटा आप इस चीज को अपने माइंड में सेटल कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब इस पे एक प्रश्न देखते हैं, जिस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जनरली आते ही हैं लगभग हर साल। मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो हैं दोनों क्या हैं समरूप और इनके क्षेत्रफल भी हमें दे रखे हैं। EF का मान भी दे रखा है, BC का मान निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या किया हमने, जो क्षेत्रफल हमें ABC त्रिभुज का दे रखा था वो लिख लिया 64। फिर हमें DEF का दे रखा था वो हमने लिख लिया 121। EF की वैल्यू 15.4 दे रखी है वो लिख ली और BC का मान हमें निकालना है। तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है कि इसका क्या मान होगा और वो हम निकालते हैं। अभी अभी जो हमने क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय पढ़ी समरूप त्रिभुजों पर, वही प्रमेय यहाँ पर लगेगी क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और संगत भुजा क्या हो गई BC और EF, तो उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो अब बस हमें क्या करना है, मान लगाने हैं इसके। हमने क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल के मान लगा दिए और यहाँ पर भुजा की जगह भुजा का मान लगा दिया। अब क्योंकि ये वर्ग का चिन्ह है और आपको पता है जैसे x का वर्ग बराबर a का वर्ग, और अगर वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या आ जाता है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है और उत्तर क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, वर्ग को हटा के क्या लगा दिया, वर्गमूल का चिन्ह। अब 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग। और 121 किसका वर्ग होता है, 121 होता है 11 का वर्ग। तो यहाँ पर आपने क्या किया होगा, 8 का वर्ग लगाया होगा, 11 का वर्ग लगाया होगा और यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए क्या लगा दिया होगा, वर्गमूल। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8/11 बराबर BC बटे 15.4। अब कैची का गुणा किया तो ये उत्तर आ गया, कैची का गुणा किया तो ये इधर आ गया। इंग्लिश में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कैची का गुणा। तो 15.4 जब उधर ट्रांसफर हो गया तो 11 से आप काटिएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44
और 1.4 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। यही भुजा बीसी का मान है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में एक ही आधार बीसी पर, ये एक ही आधार है बीसी, और इस पर दो त्रिभुज हैं, एक तो ऊपर वाला एबीसी और एक नीचे वाला क्या बना हुआ है, डीबीसी। और जो आपके विकर्ण हैं एडी और बीसी वो किस पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं। तो हमें क्या दर्शाना है कि इन दोनों जो त्रिभुज हैं के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, एओ अनुपात डीओ के बराबर होगा। ये प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है। अब क्या क्या दिया है, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं, ये दे रखा है, और एडी तथा बीसी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दिया है में हमें वही लिखना है जो हमें प्रश्न में दे रखा है, जो दे रखा है वो आपने लिख दिया। अब एरिया का अनुपात क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, तो ये आपने किस में लिख दिया, सिद्ध करना है। अब क्योंकि किसी भी प्रश्न या प्रमेय को हल करने के लिए हमें कोई ना कोई रचना करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, एल एक लंब डालेंगे किस पे, बीसी पे, ए शीर्ष से, और डीएम एक लंब डालेंगे बीसी भुजा पे शीर्ष डी से। अब देखिए ये लंब डालने पे हमारा चित्र कैसा दिखाई देगा। ये तो हो गया एल, ए से शीर्ष लंब, और ये हो गया डीएम, डी से शीर्ष लंब। दोनों किस पे डाला गया है, भुजा बीसी पे। अब हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ओ एल ए, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ओ एम डी, ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज आपने ले लिए। और मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया है कि जब दो रेखाएं काटती हैं तो जो कोण आमने सामने होते हैं, जिनके मुंह आमने सामने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये एक ले लें, ये दो ले लें, तो कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ऐसी स्थिति तो यहाँ दिखाई दे रही है, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो आपस में बराबर होंगे। कोण एएलओ, अच्छा कोण एएलओ और कोण डीएमओ, ये तो दोनों 90 अंश के हैं, ये तो हमारी रचना से हैं। और एओएल और डीओएम, ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता कसौटी क्या कहती है कि अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ओएलए समरूप हो गया किसके, ओएमडी के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। अब संगत भुजाएं कौन सी हो गई, देखिए एक तो एल और एमडी संगत भुजाएं हैं, तो एल और डीएम या एमडी एक ही बात है, इसका अनुपात। और कौन कौन सी भुजाएं संगत हैं, एओ और डीओ भी संगत भुजाएं हैं, तो इसके अनुपात के बराबर हो गया। और इसको हमने किससे निरूपित कर दिया, समीकरण 1 से, कि एल अपॉन डीएम किसके बराबर हो गया, एओ अपॉन डीओ के। अब क्योंकि तो उसी समीकरण को जो एक है मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या हो गया इसका, आधार हो गया इसका बीसी, और लंब क्या हो गया एएल। तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बीसी इंटू एएल। अब नीचे वाला त्रिभुज देखें तो आधार क्या है, बीसी, और लंब क्या है, डीएम। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बीसी इंटू डीएम। अब क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से, यहाँ पर समीकरण 2 होगा और यहाँ पर समीकरण 3 होगा, से भाग दे दिया हमने। एरिया और त्रिभुज एबीसी और डीबीसी का भाग दिया, तो बीसी से बीसी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, एएल अपॉन डीएम। और समीकरण 1 में एएल अपॉन डीएम का मान क्या है, एओ अपॉन डीओ। तो एएल अपॉन डीएम की जगह आपने क्या लगा दिया, एओ अपॉन डीओ। और प्यारे बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये सवाल हमारा हो गया बड़े आसानी से। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं वो बराबर होंगे, 90-90 बराबर करके ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिए, समरूप कर दिए। उससे ये संबंध स्थापित किया। फिर ऊपर वाले क्षेत्रफल, ऊपर वाले त्रिभुज जो बीसी आधार पे उसका क्षेत्रफल निकाला, नीचे वाला त्रिभुज जो बीसी आधार पे उसका क्षेत्रफल निकाला। दोनों का हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। और फिर संबंध 1 का जब हमने यूज किया तो हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए दो त्रिभुज हैं एबीसी और बीडीई, दोनों ही संभाव त्रिभुज हैं। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, ये बच्चों हमें निकालना है। तो क्योंकि हमारा त्रिभुज एबीसी
समबाहु त्रिभुज है और जैसा कि नाम से जो है प्रदर्शित हो रहा है समबाहु, यानी जिसकी सारी बाहु बराबर हो, यानी सारी बाजुएं बराबर हो या सारी भुजाएं बराबर हो, वही क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी भुजाएं हमने क्या मान ली? ए, तीनों भुजा हमने ए मान ली। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और तीनों भुजाओं को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। अब ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये तो दे ही रखा है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? बी डी ई, जहां पर डी क्या है? बी सी का मध्य बिंदु। तो डी तो हो गया बी सी का मध्य बिंदु, ये हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ए बटे 2। बीडी का मान कितना हो जाएगा? बीडी का मान हो जाएगा ए बटे 2। अब मान लीजिए ई बिंदु कहीं और है, तो आपका त्रिभुज कौन सा हो गया? ये हो गया बी डी ई। इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं और ये भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो दोनों ही त्रिभुज क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। अब क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है, और बच्चों हम जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप। याद रखिएगा, समबाहु एक कोई समबाहु त्रिभुज किसी दूसरे समबाहु त्रिभुज के हमेशा ही समरूप होता है, हमेशा। इसमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश होते हैं। इसके ऊपर वाले त्रिभुज के भी तीनों कोण 60 होंगे, नीचे वाले त्रिभुज के भी तीनों कोण 60 होंगे। जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण 60 होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो क्या करना है हमें? फिर क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय लगानी है, क्योंकि हमें क्या करना है? त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, यही तो ज्ञात करना है। और अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं अप्लाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई किसके बराबर हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी पहले आप भुजाओं का वर्ग निकालिए, फिर उसका अनुपात निकालिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। ये कौन कहता है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रमेय से, जो कि आज हमने सिद्ध भी की है। तो लगाते हैं मान। ए बी का मान हमने क्या निकाला था? ए, तो हमने लगा दिया ए। और बी डी का मान क्या था? ए बटे 2, तो वो हमने लगा दिया। अब एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, क्योंकि 2 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4 होता है। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ? 4, और ये ए का वर्ग हो गया। अब ए वर्ग से ए वर्ग कट गया। अब 4 जाएगा ऊपर, तो और 1 नीचे, तो 4 बटे 1, और 4 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं? 4:1। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? 4:1 के बराबर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर? इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। तो आपने दो त्रिभुज ले लिए, एबीसी और पीक्यूआर। ये मान रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि सवाल में दे रखा है बच्चों कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब क्या करना है? संगत माध्यिकाएं। तो आपने ए से ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे। वही माध्यिका होती है जो शीर्ष से जाती है और सामने वाली भुजाओं के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देती है, और ऐसा एडी लाइन कर रही है। तो ये माध्यिका हो गई, और ये दूसरी माध्यिका हो गई, ये भी इसके दो बराबर बराबर भाग कर रही है, QM और MR। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हमने। माना त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं, ये तो दे ही रखा है, बस त्रिभुज के नाम नहीं दे रखे, तो नाम हमने रख दिए एबीसी और पीक्यूआर। अब एडी क्या है? त्रिभुज एबीसी की माध्यिका। पीएम क्या है? त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका। और डी और एम क्या है? बीसी और क्यूआर के मध्य बिंदु, क्योंकि माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अब देखिएगा त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर जो हैं वो तो समरूप हैं, दे रखा है सवाल में। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये आपको दे रखा है, क्योंकि अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण जरूर बराबर होंगे। संगत कोण बराबर हो गए। इसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जो AB का अनुपात AB और PQ संगत भुजा है, BC और QR संगत भुजा है, तो BC और QR का अनुपात जो होगा वो AB और PQ के अनुपात के
बराबर होगा। अब एक चीज देखिए, जब D इसका मध्य बिंदु है तो अगर ये x होगा और ये भी x होगा, जब ही तो ये मध्य बिंदु होगा D, तो इसका मतलब जो है BC जो है वो क्या हो जाएगा 2x, और x की जगह आप क्या लगा सकते हैं BD, तो BC का मान किसके बराबर हो जाएगा 2BD के बराबर। ऐसे ही ये हमने मान लिया y और ये भी हमने क्या मान लिया y, तो इसका मतलब क्या हो गया QR बराबर 2y, और y की जगह आप क्या लगा सकते हैं QM। तो अब क्या करना है हमें, जो BC है BC की जगह क्या लगा दीजिए आप 2BD, और QR की जगह आप क्या लगा दीजिए, QR की जगह आप लगा दीजिए 2QM। आपने लगा दिया तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, M QR का मध्य बिंदु है, जब भी तो हम इसे x x और y y मान के चल रहे हैं, तो क्या उत्तर आ गया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब आप कौन से त्रिभुज में लेंगे, ABD इस वाले त्रिभुज में, यानी माध्यिका के लेफ्ट साइड में जो त्रिभुज आ रहा है, बाईं तरफ जो त्रिभुज आ रहा है, और इस माध्यिका की जो बाईं तरफ त्रिभुज आ रहा है, उनमें आप क्या करेंगे, फिर दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, तो बी एंगल तो बराबर हो गया ABD बराबर PQM। ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 से, क्योंकि कोण B बराबर है ABC PQR के क्या है, समरूप हैं। अब AB बराबर PQ BD अपॉन QM, ये तो हमने सिद्ध कर दिया था समीकरण 2 से, और ये कोण आपके बराबर है ही है, कोण B बराबर कोण Q। इससे क्या सिद्ध हो गया, माध्यिका के लेफ्ट साइड में जो त्रिभुज हैं वो दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। किस कसौटी से, SAS, क्योंकि एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने किससे सिद्ध किया था, ये तो हमारी जो क्षेत्रफल संबंधी समरूपता त्रिभुज के लिए प्रमेय थी कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ का वर्ग, और AB बटे PQ की जगह आपने क्या लगा दिया, AD अपॉन PM लगा दिया, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन PM, किससे, जो हम पहले से ही संबंध निकाल चुके हैं, किससे, समीकरण 3 से। तो उत्तर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, यानी दो त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया यहाँ पर। अब एक प्रश्न और है कि हमें सिद्ध करना है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये वर्ग है, मान लीजिए इसकी भुजा सारी क्या है, A है। तो एक तो त्रिभुज आपका क्या हो गया, ऊपर वाला त्रिभुज जिसकी भुजाएं A है, और एक हो गया ये वाला त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, A√2, क्योंकि जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, A√2, तो ये A√2 हो जाएगा। आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, A√2। अब देखिएगा कि ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, PDC भी समबाहु त्रिभुज है और CAQ भी समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जब हमें अनुपात निकालना है तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, CD का वर्ग और AC का वर्ग। अब CD क्या है, CD तो है आपकी वर्ग की भुजा जिसकी माप किसके बराबर है, A के बराबर, तो A वर्ग हो गया, और AC क्या है आपका A√2, तो नीचे आ गया A√2 का वर्ग, और √2 अगर A पे अंडर रूट लगाया है और वर्ग लगाया तो उत्तर किसके बराबर आ जाएगा, A के, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग हट जाता है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/2। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि जो विकर्ण पे बना हुआ जो आपका त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल का आधा जो होगा वो वर्ग की जो भुजा पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, यानी कि विकर्ण पे बने हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा भुजा पे बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से।
तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो समरूप त्रिभुज संबंधी जो प्रमेय पढ़ी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, मैं विश्वास करता हूं। अब इस पे ये जो अभ्यास प्रश्न है ये करिएगा, आप ये प्रमेय रिवाइज करिएगा घर जाके, और जो प्रश्न मैंने कराए उन प्रश्नों को करने के बाद फिर इन प्रश्नों को करिएगा, और स्पेशली एनसीईआरटी की 6.4 एक्सरसाइज जरूर हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।